सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति की। हालांकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कि हम मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था में किस प्रकार नियंत्रण में कर सकते हैं, उसके उपाय देख रहे थे। उसमें हमने दो नीतियों के बारे में डिस्कस किया है, एक तो प्रशासनिक नीति एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड दूसरी राजकोषीय नीति। उन दोनों के बारे में हमने बात करी थी। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा मौद्रिक नीति का, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार जो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाती है, और यही मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो बैंकों से रिलेटेड जो साख नियंत्रण है, जो क्रेडिट का जो कंट्रोल किया जाता है बैंकों से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले एक आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर जो 15 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसकी एक आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 6.77%। तो यहाँ पर ये देखो कि ये जो लगातार 10th मंथ, दिस इज़ द 10th मंथ इन अ रो दैट द इन्फ्लेशन हैज़ बीन ओवर द 6%। हमने बात करी थी जब हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की बात कर रहे थे, तो मुद्रास्फीति की जब हम बात कर रहे थे तो हमने यूँ कहा था कि भाई जो आरबीआई है, आरबीआई वो 4 ±2% का एक प्रयास लेके चलती है कि यहाँ तक मुद्रास्फीति जो है वो अंडर कंट्रोल रहती है। मतलब मिनिमम बात करें तो 2 और मैक्सिमम 6। तो यहाँ तक मुद्रास्फीति है किसी भी विकासशील देश की, तो वहाँ तक भाई सब कंट्रोल में है। बट यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखा है कि 6.77% है, और लगातार 10वां महीना ऐसा है कि 6 से ऊपर परसेंटेज इन्फ्लेशन की या मुद्रास्फीति की रही है। अब यहाँ पर ये किस मुद्रास्फीति की कह रहा है? रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? रिटेल इन्फ्लेशन, हमने दो तरह के इन्फ्लेशन की गणना की थी, याद होगा आपको कि हमने जो मुद्रास्फीति की जो गणना करी थी उसमें हमने दो आयाम लिए थे, एक तो थोक मूल्य सूचकांक, और एक लिया था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये दो चीज़ें ली थी, मतलब इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई। तो यहाँ पर जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये रिटेल का क्या मतलब होता है कि जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं डे टू डे लाइफ में, वो रिटेल वाली चीज़ें होती है। तो रिटेल जो लोग जो रिटेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो चीज़ें बेचते हैं, उन्हीं के आधार पर ये 6.77 मतलब सीपीआई के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है। क्योंकि जो डब्ल्यूपीआई है उसमें हम सेवा वाली वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। बाकी जो रिटेलर है इसमें हम कौन सी वस्तुएं शामिल करते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र से जो संबंधित होती है वो वस्तुएं हम इसमें शामिल करते थे। ठीक है, जब हमने इसकी बात करी थी तो इसमें हमने 697 वस्तुओं को रखा था। ठीक है, और साथ में हमने बात करी थी कि इसमें जो है सेवा क्षेत्र का भारांश बिल्कुल नहीं होता, जबकि इसमें हम खाद्य वस्तुएं, डेली की जो वस्तुएं काम आती है, इसको भी हमने 3 भाग में बांटा था, सीपीआई शहरी, सीपीआई ग्रामीण और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई संयुक्त रूप से। तो शहरी वाले क्षेत्र में हमने 460 वस्तुओं को शामिल किया था, ग्रामीण में 448 और यहाँ पे 200 वस्तुओं को शामिल किया था। तो हालांकि हम ये क्यों देख रहे हैं कि हमें ये क्लियरिटी आ जाए कि जो आरबीआई की परमिसिबल रेंज है 2 से 6% की, जहाँ तक मुद्रास्फीति रहनी चाहिए, वहाँ से अभी मुद्रास्फीति 6 से अधिक है। हालांकि ये पहले सितंबर में 7.41 थी, जो अक्टूबर में 6.77 हुई है, तो हालांकि कम हुई है, तो अच्छी बात है। और इसको हम किससे जोड़ के देख रहे हैं? सीपीआई से, क्योंकि सीपीआई का ही ये 6.77% इसी के आधार पर ये बताया गया है। अब थोक मूल्य जो सूचकांक अपन ने देखा था, तो थोक मूल्य सूचकांक में 3 तरह की श्रेणियां थी। एक तो प्राथमिक वस्तुएं इसमें शामिल की जाती है, दूसरा इसमें ईंधन और ऊर्जा शामिल किए जाती है, ईंधन और ऊर्जा, और तीसरा इसमें विनिर्माण
जो है वो शामिल किया जाता था, विनिर्माण भी इसमें शामिल किया जाता था। जबकि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसमें खाद्य वस्तुएं हो गई, पान, तंबाकू, गुटखा, आवास, कपड़ा, जूता, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। मतलब इसको मोटे मोटे अक्षरों में समझे तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इंसान को, जो व्यक्ति जो डे टू डे लाइफ में काम करता है, उसको महंगाई का अनुभव कब होगा, उसको मुद्रास्फीति का पता कैसे चलेगा। क्योंकि जैसे अपन लोग हैं तो अपन क्या करते हैं, कोई शॉप है, उस शॉप पे अपन गए, कोई चीज़ लेने, मान लो दूध लेने गए हम, या फिर डेली की चीज़ें हम चीनी लेने गए, ठीक है। तो जब हम इस दुकान पे जाएंगे तो हम क्या हुए, हम उपभोक्ता हुए। हम क्या है, उपभोक्ता, क्योंकि हम चीज़ों का उपभोग करेंगे। और ये क्या है, दुकानदार है, रिटेलर है, ये रिटेलर है, ठीक है। तो ये उपभोक्ता और रिटेलर का संबंध किससे स्थापित हो रहा है, इन चीज़ों की महंगाई से स्थापित हो रहा है। क्योंकि उपभोक्ता को मान लो एक दिन दूध मिल रहा था 50 रुपये पर केजी, जब ये कुछ दिनों बाद जाता है, 15-20 दिन बाद, तो इसका दूध 55 रुपये पर केजी मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, दूध महंगा हो गया। अब दूध महंगा हो गया तो ये पता किस चल रहा है, उपभोक्ता को, किसके माध्यम से, रिटेलर या फिर दुकानदार के माध्यम से। तो यहाँ पर ही उपभोक्ता को महंगाई का पता चला। किसका पता चला, महंगाई का। मतलब मुद्रास्फीति क्या है, बढ़ रही है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, रुपए की क्रय करने की क्षमता कम हो रही है। पहले 50 रुपये में 1 किलो आता था, अब इसके लिए 55 रुपये इसको देने पड़ रहा है, तो रुपए की क्रय शक्ति कम हो गई। तो इसलिए ये क्या है कि ये इस तरह से यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसी का इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। जबकि जो होलसेल थोक मूल्य सूचकांक, अब इस दुकान वाले को जो चीज़ें आ रही होगी, ये कहीं बड़े डीलर से ला रहा होगा, और ये डीलर कहाँ से ला रहा होगा, थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता से ये चीज़ें लेके आ रहा होगा। जो तो थोक वाली चीज़ें हैं उन पे WPI लागू होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, या फिर थोक मूल्य सूचकांक। तो ये आर्टिकल था जिससे रिलेटेड हमने इसको समझा कि थोक मूल्य सूचकांक और जो CPI है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये किस प्रकार कार्य करता है। हालांकि हमने ये भी बात करी थी कि जो WPI है उसका जो आधार वर्ष होता है वो 2011-12 है, ठीक है। 2017 में इसको चेंज किया गया था, ठीक है। और जो CPI है इसका जो आधार वर्ष है वो है 2012, तो ये भी ध्यान रखना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है, इसको जो NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यह जारी किया जाता है। जबकि जो WPI है ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर ये कार्यालय होता है जहाँ से WPI जारी किया जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन है वो CPI को जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था एक टॉपिक जो हम अखबार की जो न्यूज़ थे उससे रिलेट करके देख रहे थे कि किस तरह इसको समझा जा सकता है। अब जो हमारा टॉपिक था उसको हम देखते हैं मौद्रिक नीति को, कि मौद्रिक नीति किस प्रकार सहायक हो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है, इसके बारे में हमने बात करी थी कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी समिति होती है, मौद्रिक नीति बनाने वाली जो समिति होती है वो इसको जारी करती है। और जब वो इसको जारी करेगी तो वो किसके आधार पर जारी करेगी कि जो मार्केट है या फिर जो इकोनॉमी है उसमें किस प्रकार की चीज़ों की महंगाई है या फिर वो सस्ती है। तो इसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी में 2 कैटेगरी ली थी। एक तो ऐसी विधियां जो परिमाणात्मक होती है, परिमाणात्मक विधि, और दूसरी प्रकार की विधि थी गुणात्मक विधि, गुणात्मक विधि। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने वाली जो तीसरी नीति थी वो मौद्रिक नीति है। इसके अंदर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की 2 तरह की विधियां देखेंगे हम, एक तो परिमाणात्मक विधि, दूसरी गुणात्मक विधि। परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड्स,
और गुणात्मक विधि का क्या मतलब हुआ? क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड। अब यहाँ पर समझो कि क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या अंतर होता है, परिमाण और गुण में क्या अंतर होता है। अब मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं ब्रेड लेके आया, मान लो मैंने क्या खरीदा? ब्रेड। जब मैं ब्रेड खरीदूंगा तो मान लो मैंने एक दिन एक पैकेट लिया और दूसरे दिन मैंने 2 पैकेट लिए, तो अल्टीमेटली ये जो परिवर्तन है ये किसका हुआ? क्वांटिटी का। क्वांटिटी मतलब पहले मैं एक पैकेट ले रहा था, फिर मैं क्या है 2 पैकेट लेने लगा, तो क्वांटिटी का इसमें परिवर्तन हुआ, मतलब इसकी मात्रा में परिवर्तन हो गया। पहले एक पैकेट फिर 2 पैकेट। जैसे मान लो मैं मिल्क ले रहा हूँ या फिर दूध ले रहा हूँ, तो पहले मैं 1 केजी लेता था, फिर 2 केजी लेने लगा, तो इसका जो मात्रा में परिवर्तन होने लगा, तो इसलिए इसको मात्रात्मक विधि भी कहते हैं। मात्रात्मक विधि, क्योंकि इसकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अब क्वालिटी का क्या मतलब हुआ कि मान लो मैं 2 पैकेट ब्रेड के ले रहा हूँ, तो मैंने यूँ सोच के लिया कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी है, इस ब्रेड के पैकेट की क्या है? क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने 2 पैकेट ब्रेड लिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी है। मतलब इसके गुण में परिवर्तन है। पहले इसमें पोषण का स्तर कम था, ये कम फ्रेश था, पर अब इसकी फ्रेशनेस और अधिक है। अब ये 3 दिन से ज़्यादा 5 दिन तक चलता है, इसलिए मैंने 2 पैकेट ले लिए। तो बात समझ में आई कि गुण और मात्रा में क्या अंतर होता है। अब मात्रा में अंतर का क्या मतलब है कि किसी चीज़ की मात्रा हम कम ज़्यादा करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित में लाएंगे, और वो मात्रा क्या है? पैसे की मात्रा है कि अगर मुद्रास्फीति को हमको कम करना है तो हमें अर्थव्यवस्था से पैसे को कम करना होगा। तो उसके लिए कौन कौन से टर्म्स बैंक्स अप्लाई करते हैं उनको हम देखेंगे। पहला है बैंक दर, दूसरा है रेपो दर, तीसरा मेथड इसमें अपनाया जाता है रिवर्स रेपो दर, चौथा है नगद आरक्षी अनुपात, पांचवा है वैधानिक तरलता अनुपात, छठी विधि है सीमांत स्थायी सुविधा, और सातवीं विधि है खुले बाजार की नीति। खुले बाजार की नीति। बैंक दर क्या होती है? बैंक रेट, रेपो दर रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो दर रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षी अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक एक करके इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। ये होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, सीमांत स्थायी सुविधा MSF, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। और खुले बाजार की नीति मतलब ओपन मार्केट पॉलिसीज। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो गुणात्मक विधियों में जो पहली विधि है वो है हमारी नैतिक दायित्व, या फिर इसको मॉरल सुएशन कह सकते हैं, मॉरल सुएशन। दूसरा है इसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही या फिर डायरेक्ट एक्शन। तीसरा है चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, तो ये कुछ गुणात्मक विधियां हैं और ये परिमाणात्मक विधि है या मात्रात्मक विधि है। अब मात्रा की बात यहाँ पर हमने देखी थी कि मात्रा क्या होती है। तो बैंक जो रेट है, मान लो बैंक रेट पहले थी 4%, तो इसको हम कम ज़्यादा कर देंगे, या तो 5% कर देंगे या 3% कर देंगे। तो इनकी मात्रा में कम ज़्यादा करके हम क्या करेंगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की कुछ विधियां देख रहे हैं।
रेपो दर मान लो पहले कुछ और थी, मान लो 2.25% थी, बाद में रेपो दर चेंज करके 3.50% हो गई, ठीक है, 2.50% हो गई। तो इस तरह से रेपो दर में चेंज करेंगे, तो मतलब यहाँ पर क्या है, मात्रा में चेंज होगा इन सब की। तो उसी के आधार पर हम क्या है, मुद्रा का नियंत्रण करेंगे अर्थव्यवस्था में। अब इसको समझो होता क्या है कि मान लो ये है बैंक, यहाँ पर है ये बैंक है, ये है बैंक, और यहाँ पर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक और आरबीआई में जो संबंध होता है, क्योंकि बैंकों का बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि बैंक, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को क्या देता है, उधार देता है। क्या देता है, उधार। और उधार भी किस तरह का, लंबे समय के लिए उधार देता है। लंबे समय के लिए आरबीआई ने किसको उधार दिया, बैंक को उधार दिया, ठीक है। तो दीर्घकालीन ऋण दे रहा है आरबीआई किसको, बैंक को, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि जब आरबीआई इसको उधार देगा तो कुछ ना कुछ ब्याज लेगा, इससे कुछ ना कुछ बैंक से ब्याज लेगा। तो अगर इस ब्याज की मात्रा बढ़ा दी जाए, अगर इस ब्याज की मात्रा अधिक हो, मतलब आरबीआई को जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिले, तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई से उधार लेने से बचेगा। आरबीआई बैंकों से उधार लेने से क्या करेगा, बचेगा। क्यों, क्योंकि बैंक आरबीआई क्या ज़्यादा ब्याज ले रहा है, आरबीआई ज़्यादा ब्याज ले रहा है। अगर बैंक दर कम हो, मान लो ब्याज कम हो, तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई से ज़्यादा उधार लेगा। क्यों, क्योंकि बैंक ब्याज रेट कम है। और बैंक पैसा क्यों लेता है, बैंक पैसा लेता है पैसा देने के लिए, पैसा देने के लिए। किसको देगा पैसा, व्यापारियों को उधार देगा, ठीक है। कोई डीलर होगा उसको उधार देगा, कोई स्टार्टअप बना रहा है उसको उधार देगा, कोई उद्यमी होगा उसको उधार देगा। तो जो लोग बैंकों से लोन लेने के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, पैसा लेने के लिए आते हैं, लोन लेने के लिए आते हैं। तो अगर आरबीआई कम ब्याज लेगा तो यहाँ से ज़्यादा उधार पैसा लेके इधर देगा। तो जब इन लोगों के पास पैसा जाएगा तो अल्टीमेटली पैसा किस में आ रहा है, अर्थव्यवस्था में। और जब अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा आएगा मान लो, तो क्या बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। पर हमको तो क्या है, मुद्रास्फीति को क्या है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण में लाना है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये सप्लाई रोकनी पड़ेगी, ये पैसा अर्थव्यवस्था में नहीं आना चाहिए। तो ये पैसा अर्थव्यवस्था में कब नहीं आएगा, जब यहाँ से भी पैसा आना बंद हो जाए। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा कि ये जो ब्याज की दरें हैं ये बढ़ानी पड़ेगी। तो आरबीआई जब बैंक को लंबे समय के लिए लोन देता है तो उस ब्याज दर को क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना क्या है, बैंक दर कहलाता है। और हालांकि इसको प्रेजेंट में, वर्तमान में जो है, इसको पेनल्टी रेट के रूप में लिया जाता है, दांडिक दर के रूप में लिया जाता है, पर वो चीज़ बाद की बात है। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि बैंक दर क्या होता है। जो हमने पहला कंसेप्ट लिया बैंक दर, कि मतलब आरबीआई बैंकों को जिस दर पर पैसा दीर्घकालीन उपलब्ध कराता है उसी को क्या बोलते हैं, बैंक दर कहा जाता है। अब उसके बाद अगली बात आती है कि बैंक दर तो हमें समझ में आ गया। अब बैंक दर के बाद अगला जो टॉपिक है, सेकेंड तरह की जो रेट है, उसे हमने कहा वो है रेपो दर। कि रेपो दर क्या होती है। तो रेपो दर क्या होती है कि इसका एक चीज़ फिर से समझो कि जब लंबे समय के लिए उधार दे रहे थे तो उसको हमने कहा बैंक दर। और अगर यही जो उधारी है ये कम समय के लिए हो, अल्पकालिक हो, अल्पकालिक उधारी हो, किस तरह की उधारी हो, अल्पकालिक उधारी। कितनी उधारी, अब अल्पकाल कितना हो सकता है, 2 वीक का, 2 सप्ताह तक की उधारी हो। तो 2 सप्ताह की उधारी हो उसको क्या बोलते हैं, रेपो दर कहा जाता है। अब रेपो दर में भी क्या हो रहा है, बैंक, आरबीआई किसको उधार दे रहा है, बैंक को। अब रेपो दर पे बैंक आरबीआई को उधार दे रहा है, और बैंक कहाँ पे पैसा देगा, अर्थव्यवस्था में पैसा देगा। तो अगर मैं रेपो दर को बढ़ा दूं, अगर आरबीआई रेपो दर को बढ़ा दे तो ये पैसे की सप्लाई यहाँ भी क्या है, रुक जाएगी। और इस तरह हम यहाँ पर भी क्या है, मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रेपो दर और बैंक दर में क्या करती है,
जो मौद्रिक नीति समिति द्वारा फैसला लिया जाता है कि रेपो दर और बैंक दर को हम बढ़ा देंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है साहब, तो यहाँ दो चीज़ें हमें समझ में आती है कि रेपो दर और ब्याज दर। ब्याज दर क्या है? लंबे समय की उधारी है। रेपो दर अल्पकाल की उधारी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर एक चीज हमने देखी कि अगर हम किसी को कहीं पे उधार लेने जाते हैं, मान लो मैं अपने दोस्त के पास उधार लेने जाऊँ या किसी साहूकार के पास उधार लेने जाऊँ, तो मैं जब उससे पैसा लूँगा तो वो कोई ना कोई चीज़ मेरी रखेगा, कोई ना कोई परिसंपत्ति रखेगा। तो जब अपन रेपो दर पे बैंक जब पैसा लेता है तो इसको परिसंपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। इसको क्या है? कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। पर जबकि जो बैंक दर है इसमें इसको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। यहाँ पे तो कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, पर यहाँ पे जब इसको कुछ न कुछ परिसंपत्ति गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेपो दर और ये हो गया बैंक दर। अब इसको एक और चीज़ से समझो कि ये है आरबीआई और ये है बैंक। ठीक है, अब मान लो कि हम उल्टा इसको करके देखते हैं कि जो बैंक है वो किसको पैसा दे रहा है? आरबीआई को। आरबीआई को पैसा दे रहा है ये। ठीक है, बैंक दो तरह से पैसा दे सकता है, या तो ये अर्थव्यवस्था में पैसा दे, अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति को पैसा दे दे, या किसी उद्यमी को ये पैसा दे दे, किसी व्यापारी को पैसा दे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में ये पैसा दे सकता है। अर्थव्यवस्था में ये पैसा दे सकता है। तो बैंक तो क्या है? बैंक क्या है? बैंक को तो क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए। मुनाफा कहाँ से मिलेगा? जब इसको यहाँ पे ब्याज की दर मिलेगी, तो ये लोग भी इसको ब्याज देंगे और आरबीआई भी इसको ब्याज देगा। आरबीआई भी इसको क्या देगा? ब्याज देगा। पर बैंक को अगर ब्याज की दर इधर से ज़्यादा मिलने लगे, आरबीआई की तरफ से अगर ब्याज ज़्यादा मिलने लगे, तो बैंक इधर पैसा ना देके किसको पैसा देगा? आरबीआई को। मतलब दोनों तरफ से बैंक को तो क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। पर अगर इधर आरबीआई ब्याज अधिक दे रहा है तो बैंक क्या करेगा? अर्थव्यवस्था में पैसा ना देके किसको देगा? आरबीआई को। तो बैंक द्वारा आरबीआई को दिया गया पैसा और जिस दर पे दिया जाता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो दर। क्योंकि जब आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा था, जिस दर पे दे रहा था उसे हमने बोला था रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर इसका जस्ट उल्टा, मतलब बैंक किसको पैसा दे रहा है? आरबीआई को पैसा दे रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि जब आरबीआई जब रिवर्स रेपो दर बढ़ाएगा, मतलब ब्याज की दर बढ़ा देगा, तो बैंक और ज्यादा इसको पैसा देगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है? बैंक पैसा किसको दे रहा है? आरबीआई को। मतलब अर्थव्यवस्था से पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। पूरा पैसा बैंक किसको देने लगेगा? आरबीआई को। धीरे धीरे ज़्यादा पैसा देने लगेगा तो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो जाएगी, तो भी क्या है? मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति समिति क्या करती है? रेपो दर को बढ़ा देती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है और बैंक दर को भी क्या है? बढ़ा देती है। तो तीन कंसेप्ट हमको यहाँ समझ में आते हैं कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर क्या होती है। तो ये तीनों चीज़ हमारी क्लियर होती है। तो पहले इन तीनों चीज़ों को लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो जो हेडिंग लगाओ, पहला रेपो दर या फिर रेपो रेट। तो रेपो रेट में लिखेंगे हम कि ये वह दर है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई किसको अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है? बैंकों को। तो ये वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है।
ठीक है। अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करा रहा है। अल्पकालीन ऋण का मतलब दो सप्ताह तक का ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। और इस माध्यम से कोई भी वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान उधार ले सकते हैं। और एक और बात, इसमें परिसंपत्ति गिरवी रखनी होती है, गिरवी रखना होता है। तो रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। और कोई भी वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान इस प्रकार उधार ले सकता है और इसमें परिसंपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। यहाँ पे अल्पकालीन का क्या मतलब है? 2 सप्ताह तक की उधारी को हम अल्पकालिक समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हमने एक चीज देखी। अब दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो है दूसरा बिंदु, रिवर्स रेपो दर या फिर रिवर्स रेपो रेट। तो ये कौन सी दर है? कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देते हैं। किस प्रकार की दर कहलाती है? रिवर्स रेपो दर कहलाती है, ठीक है। कि अब आरबीआई क्या है? वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज दे रही है। अब ब्याज किस पे देगी? जो उसके ऊपर पास जमाए हैं। जमाओं का क्या मतलब हुआ? कि जो बैंकों ने उसको पैसा दिया है, ठीक है। जो बैंकों ने उसको पैसा दिया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कि आरबीआई के पास जो जमाए हैं उस पर आरबीआई क्या है? वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देती है। उसके बाद जो तीसरा तरह का दर था जिसकी हमने बात करी थी, बैंक दर या फिर बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है दीर्घकालीन ऋण। ये किस प्रकार का ऋण है? कि इस पर जब ऋण उपलब्ध कराता है किसको? बैंक को आरबीआई। तो वो जब दीर्घकालीन ऋण होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक दर कहते हैं। तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इसमें कोई परिसंपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, तीनों चीज हमने समझी। अब हम फिर से देखते हैं कि जैसे ये है आरबीआई और ये है बैंक। ये क्या है? बैंक। अब आरबीआई जब इसको 2 हफ्ते तक की उधारी देती है तो हमने उसको कहा रेपो दर। मान लो एक है रेपो दर, तो आरबीआई ने पैसा किसको दिया? बैंक को। किस पे दिया? रेपो दर पर। कितने सप्ताह तक? 2 वीक की उधारी, ठीक है। एक और हमने बात की कि बैंक दर पर भी पैसा दे सकती है आरबीआई बैंक को। तो ये तो क्या है? दीर्घकालिक है,
दीर्घकालिक ऋण है, और ये क्या है, अल्पकालिक है, अल्पकालिक ऋण। ठीक है। अब एक और तरीका है कि जो बैंक है, मान लो बैंक के पास पैसे की अचानक कमी हो गई, बैंक के पास क्या है, वित्तीय संकट आ गया। तो वित्तीय संकट आ गया, मान लो बैंक को कल ही किसी साहूकार को, कोई इसका बहुत बड़ा कस्टमर है, उसको इसको पैसा देना है और उतना पैसा इसके पास है नहीं, तो इसके लिए भी एक व्यवस्था की गई जिसको हम बोलते हैं MSF, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, या फिर सीमांत स्थायी सुविधा। क्या होती है सीमांत स्थायी सुविधा? सीमांत स्थायी सुविधा इसलिए होती है, इसमें एक पीछे शब्द आ रहा है सुविधा। सुविधा का मतलब क्या होता है, जिसको जरूरत हो उसी को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो वो जरूरत के आधार पर बैंक को ऋण उपलब्ध कराया जाता है केवल एक दिन के लिए, एक दिन या फिर एक रात के लिए, एक रात के लिए जो ऋण की उपलब्धता करवाई जाती है उसी को कहा जाता है सीमांत स्थायी सुविधा। तो सीमांत स्थायी सुविधा भी क्या है, बैंकों को क्या है मिला है, ऋण मिला है। तो एक रात की उधारी भी इसको कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 2011 मई 2011 में इसकी शुरुआत की गई। तो मई 2011 से ये संकल्पना का विस्तार हुआ। तो इसमें महज 24 घंटे की उधारी दी जाती है, 24 घंटे की उधारी दी जाती है। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं कि मान लो एक बैंक है, ये है बैंक, ये है बैंक। अब बैंक के पास क्या है, किसका पैसा है, बैंक में किसकी जमाएं रखी जाती है, जनता की जमाएं रखी जाती है। तो जनता का जो पैसा है वो किसके पास है, बैंक के पास है। अब कोई बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना, क्योंकि अभी जो डिजिटल युग है तो सब ज़्यादातर पैसा बैंक के पास लोग रखना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक क्या है, अगर FD हो रही है तो उस पर पैसा ब्याज भी मिल जाता है, और साथ में जो अभी NPS खाते वगैरह हैं सबका संचालन बैंक द्वारा ही किया जाता है। तो सारा अमाउंट किसके पास है, बैंक के पास। अब कहीं ऐसा हो कि बैंक का जो पैसा है, बैंक है, वो संकट में आ जाए, वित्तीय संकट में, और बैंक डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जनता का पैसा डूब जाएगा क्या? हमारे पास कि भाई जनता ने सारा पैसा तो बैंक के पास जमा करा दिया, अब बैंक पे वित्तीय संकट आ जाता है तो ये डूब जाएगा, तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो इसके लिए भी जो RBI है उसने व्यवस्था की है, उसने व्यवस्था की है CRR की। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अब जनता का पैसा बैंक के पास है और बैंक पैसा किसको दे रहा है, लोगों को दे रहा है, ब्याज पे लोन दे रहा है। तो कुछ जैसे नीरव मोदी का केस हुआ, ठीक है, और विजय माल्या का जो केस हो रहा है, तो इसमें क्या है कि नीरव मोदी को बैंक ने क्या है, पैसा दिया, और नीरव मोदी पैसा चुकाने में असमर्थ हुआ। तो जो पैसा जनता का पैसा था वो तो डूब गया। पर बैंक क्या करेगी, सारा पैसा उधार नहीं देगी, सारा पैसा अर्थव्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को सारा पैसा उधार नहीं देगी। क्या करेगी, कुछ पैसा कैश रिजर्व के रूप में रखेगी। ठीक है, कैश रिजर्व मतलब नकद आरक्षी अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, नकद आरक्षी अनुपात। तो अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा क्या है, बैंक क्या है, RBI के पास रखती है। RBI के पास अपनी कुल जमाओं का एक हिस्सा RBI के पास रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नकद आरक्षी अनुपात। ठीक है, एक बात समझ में आई कि अगर एक रात या एक दिन की उधारी किसको हम बोलते हैं, स्थायी सीमांत सुविधा। ठीक है, और अगर नकद आरक्षी अनुपात का क्या मतलब है कि वो पैसा जो अपनी कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत, अब ये कितना प्रतिशत होगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी समिति बताती है। जैसे ये 3.35% होगा या 4% होगा, कितना प्रतिशत RBI के पास रखना है वो RBI समय समय पर बताती रहती है। जब आप RBI की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिलीज होती है, वहाँ पे स्पेशल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबका डाटा लिखा रहता है। तो नकद आरक्षी अनुपात क्या होता है कि जब कोई केंद्रीय बैंक किसी वाणिज्य बैंक को अपनी कुल जमाओं का हिस्सा RBI के पास रखता है तो उसे CRR कहते हैं, और इसको डेली बेसिस में मेंटेन करना है बैंक को।
कि उसके पास कितनी जमाएं हैं उसको वहाँ पे मेंटेन करके रखना है उसको। और उस पर आरबीआई जो है इसको कोई ब्याज भी नहीं देती है। इसको इसको क्या है, कोई वित्तीय संकट ना आ जाए इससे बचने के लिए इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है क्या, नकद आरक्षी अनुपात। नकद आरक्षी अनुपात या फिर CRR जिसे हमने बोला कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो तो क्या कहता है कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो कहता है कि अपनी सभी जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जमा कराता है, CRR कहलाता है। CRR कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज समझो कि मान लो CRR ज्यादा है, मान लो CRR ज्यादा है। इसको ऐसे समझो कि फिर से यहां पर क्या है, एक बैंक है, इसको इसकी कुल जमाओं का पैसा CRR के रूप में किसके पास रखना है, आरबीआई के पास रखना है। ठीक है, मतलब इस पैसे को इसको डेली बेसिस पे यहाँ पे रखना है। अगर CRR ज़्यादा है तो इसको यहाँ पे ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो अर्थव्यवस्था में जो है वो पैसा क्या है, कम जाएगा। अर्थव्यवस्था में पैसा क्या है, कम जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा बैंक के पास रहेगा तो वो लोन पे पैसा देगा, और यहाँ पे जमाई ज़्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाएगा। तो उसके आधार पर भी जब अर्थव्यवस्था से पैसा कम हो रहेगा तो CRR को बढ़ाकर भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो नकद आरक्षी अनुपात क्या होता है कि सभी जमाओं को वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जमा कराता है, CRR कहलाता है या कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। अब एक और पॉइंट इसमें लिखो कि CRR पर रिजर्व बैंक या आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। यह प्रतिदिन के आधार पर मेंटेन करना होता है। तो डेली बेसिस पे ये किसी भी बैंक को डेली बेसिस पे ये क्या है, मेंटेन करना होगा, क्या, CRR। उसके साथ ही हमने बात करी थी क्या कि एक रात का उधारी या फिर एक रात की सुविधा, उसको क्या बोलते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं कि MSF या फिर सीमांत स्थायी सुविधा या फिर मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या देखा था कि इससे एक रात की उधारी, एक रात की या एक दिन की उधारी भी कहा जाता है, और ये संकल्पना 2011 से प्रभावी हुई। इसे 24 घंटे की उधारी भी कहते हैं। 24 घंटे की उधारी भी कहा जाता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि इस उधारी में
इस उधारी में SLR की परिसंपत्ति को बैंक गिरवी रख सकता है, गिरवी रख सकता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने आई कि ये क्या होता है SLR क्या होता है। हम देख रहे हैं कि ये RBI है, ठीक है, ये है बैंक को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, एक रात के लिए पैसा चाहिए, एक रात के लिए पैसा इसको MSF सुविधा के माध्यम से मिलेगा, सीमांत स्थायी सुविधा के माध्यम से। पर बैंक RBI के पास कुछ गिरवी भी तो रखेगी ना, तो वो गिरवी रखती है, तो अगर इमरजेंसी केस से बैंक के पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है तो SLR की परिसंपत्ति को भी वो गिरवी रख सकती है। तो SLR क्या होता है यहाँ पर ये समझना है हमको। तो SLR को समझने के लिए हम देख रहे हैं कि जो RBI है और ये एक बैंक है, तो जनता का जो पैसा है वो RBI के पास है। RBI ने बैंक को बोला कि तुम्हें CRR के रूप में कुछ पैसा नकद आरक्षी अनुपात के रूप में RBI के पास डेली बेसिस पे रखना होगा, ठीक है। उसके साथ ही RBI बैंक को एक चीज और कहती है कि आपको कुछ पैसा जो है वो गोल्ड या फिर बॉन्ड इनमें भी रखना होगा, उसी को हम बोलते हैं SLR। गोल्ड या फिर मान लो पैसा किस में रखना होगा, सोने में या फिर कोई बॉन्ड है उसमें रखना होगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं SLR या फिर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्यों रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है ये पैसा, मान लो बैंक को कोई बहुत ज़्यादा घाटा हो गया तो इस पैसे को यूज करके बैंक वापस उठ सकता है, बैंक वापस अपने जो है वित्तीय स्थिति को सुधार सकता है। तो बैंक क्या है, गोल्ड, बॉन्ड या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जो पैसा रखता है उसी को हम बोलते हैं SLR। तो SLR क्या हो गया। अब ये जो गोल्ड, बॉन्ड वगैरह में पैसा रखा है तो ये एक रात की जब ये उधारी लेगा MSF तो उसमें इसको गिरवी रख सकता है, ये RBI ने इसको छूट दे रखी है। ये RBI ने क्या दे रखी है, इसको छूट दे रखी है कि SLR की परिसंपत्ति को ये गिरवी रख सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या हो गया, SLR जिसे बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर वैधानिक तरलता अनुपात। तो अनुपात का क्या मतलब है कि कुछ परसेंटेज यहाँ पे मौद्रिक नीति समिति द्वारा बताया जाता है कि इतना % आपको इसमें रखना है। तो लगभग SLR की जो वैल्यू है वो लगभग 18% है। तो कुल जमाओं का 18% ये जो गोल्ड में, नकद में या फिर सरकारी प्रतिभूतियों में इसको रखना पड़ता है, जिसको हम SLR कहते हैं। तो इसको लिखते हैं कि बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात, कौन सा अनुपात, वह अनुपात जो उन्हें किसके रूप में रखना होता है, जो उन्हें स्वर्ण, बॉन्ड तथा सरकारी प्रतिभूतियों या अथवा सुरक्षित संपत्तियां क्या हो सकती है, डिबेंचर हो सकते हैं और भी दूसरी तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, उनमें रख सकती है। सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, उसे ही SLR कहते हैं। तो SLR भी हमको समझ में आता है कि SLR क्या होता है कि बैंकों को कुछ भाग जो है स्वर्ण के रूप में
या फिर बॉन्ड के रूप में या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। और अगर कैश के रूप में रखता है तो हमने उसको CRR नाम दिया, कैश रिजर्व रेशियो नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि ये जो वाणिज्यिक बैंक ने SLR रखा, इसका काम क्या रहेगा? इसका एक काम तो हमने देखा कि जो MSF है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, सीमांत स्थायी सुविधा जो है, सीमांत स्थायी सुविधा के समय SLR का भाग प्रयोग कर सकता है, SLR का भाग प्रयोग कर सकता है। मतलब SLR को ये गिरवी रख सकता है जब MSF के माध्यम से उधारी लेता है। दूसरा, जब एक और चीज़ यहाँ पर है कि SLR को रखने का एक और चीज़ ये है कि बैंक दिवालिया ना हो जाए। मान लो अगर ये इस तरह पैसा रख लेगा तो जब ये दिवाला, मान लो बैंक डूबत की स्थिति में है, तो वो SLR की परिसंपत्ति को यूज कर सकता है। ठीक है, तो SLR ये कभी भी खर्च नहीं कर सकता, इसको हमेशा इसको मेंटेन रखना है। और SLR को इसको RBI के पास जमा नहीं कराना है, अपने पास ही मेंटेन रखना है SLR। तो मौद्रिक नीति समिति कुछ परसेंटेज बता देती है, जैसे मान लो 18% के माध्यम से इनको SLR मेंटेन करना है। तो मान लो इसके पास कुल जमाए 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 18% जो भाग है वो इसको SLR के माध्यम से रखना पड़ेगा। मान लो इसने CRR मेंटेन करने को मौद्रिक नीति समिति ने कहा है कि 3.40% CRR मेंटेन करना है, तो पूरे केस, जो केस का कुछ हिस्सा, इसको जमा का कुछ, सारी जमाओं का कुल हिस्सा 3.40% कैश के रूप में RBI के पास जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने एक तो बैंक रेट हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF। अब बात करते हैं खुले बाजार की नीति या फिर ओपन मार्केट पॉलिसीज की, कि ओपन मार्केट पॉलिसी क्या होती है। खुले बाजार की नीति या फिर ओपन मार्केट पॉलिसी, ओपन मार्केट पॉलिसी। ओपन मार्केट पॉलिसी में क्या करेगा RBI? RBI क्या करता है, मार्केट में अगर पैसे को कंट्रोल करना है तो अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ का, जो अपनी प्रतिभूतियां, उनका क्रय विक्रय करता है। यहाँ पर क्या है, ये कुछ बॉन्ड जारी कर देता है, कुछ प्रतिभूतियां जारी कर देता है। मान लो RBI ने एक प्रतिभूति जारी करी, ठीक है। अब मान लो जी कोई इसको खरीदने वाला है, इसको किसी ने परचेज कर लिया प्रतिभूति को, और प्रतिभूति में क्या है कि निश्चित एक रिटर्न की बात कर दी कि इतना % हम आपको रिटर्न देंगे। तो जो व्यक्ति इस प्रतिभूति को लेगा वो बदले में RBI को क्या देगा, पैसा देगा। RBI को क्या देगा, पैसा, और ये प्रतिभूति इसके पास आ जाएगी। तो इस तरह RBI क्या करता है, पैसे को अपने पास रख लेता है। मतलब अर्थव्यवस्था से जो पैसा है वो किसके पास आ गया, RBI के पास। तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, अब अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है, अर्थव्यवस्था को पैसा चाहिए, तो वापस RBI इन प्रतिभूतियों को खुद खरीद लेता है और रिटर्न में इनको पैसा उपलब्ध करा देता है। तो सरकार द्वारा जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं खुले बाजार की नीति। उसी को हम क्या बोलते हैं, खुले बाजार की नीति। कुछ बॉन्ड या फिर प्रतिभूति, सिक्योरिटीज ये जारी कर देता है बैंक, RBI, और बैंकों को या फिर जो भी लोग इसमें प्रतिभूतियों में इंटरेस्टेड है वो इसका क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो खुले बाजार की नीति में, खुले बाजार की नीति में RBI द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ये प्रतिभूतियां क्या हो सकती है, कोई बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई डिबेंचर हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये बॉन्ड और डिबेंचर की बात हम करेंगे बाद में, जब शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो वहाँ पर बॉन्ड और डिबेंचर आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये खुले बाजार की नीति है। तो हमारे सारे टॉपिक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। अब हम बात करते हैं गुणात्मक जो विधि है उसके बारे में। तो गुणात्मक जो विधि है, गुणात्मक विधि, तो गुणात्मक विधि में कुछ टॉपिक है जिनके बारे में हमने बात करी थी। तो यहाँ पर पहला बिंदु है चयनात्मक साख नियंत्रण का, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई इसमें क्या करता है कि बहुत सारी जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब है कि आरबीआई बैंकों को समय समय पर चयनात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कि ये कहेगा कि आप जो है बैंकों को आदेश देता है कि आप अभी इस प्रकार कार्य करिए, ठीक है। उसके आधार पर ही जो बैंक है वो सारा इंस्ट्रक्शंस आरबीआई का फॉलो करते हैं और उसी नीति को हम बोलते हैं चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या है आरबीआई, इसके माध्यम से आरबीआई समय समय पर बैंकों को अलग अलग तरीके से कार्य करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, दिशा निर्देश जारी करता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, मान लो यहाँ पर बहुत सारे व्यापारिक बैंक है, बहुत सारे वाणिज्यिक बैंक है, बैंक ए हो गया, बैंक बी हो गया, बैंक सी हो गया और बैंक डी हो गया। तो मान लो ए बैंक बहुत सही से काम कर रहा है, इसका जो है अर्थव्यवस्था में बैंकों को लोन देना, इसमें कुल जमा है, सीआरआर मेंटेन करना, एसएलआर मेंटेन करना, बिल्कुल सब सही चल रहा है इसका एनपीए भी कम है, ठीक है। और मान लो बी और सी बैंक और डी बैंक, इन तीनों का जो है मान लो सीआरआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, एसएलआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इनको क्या है कि दिशा निर्देश जारी कर सकता है कि भाई जो है आपको ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए। तो इसी को बोलते हैं चयनात्मक साख नियंत्रण। मान लो आरबीआई की गाइडलाइन थी कि आप इतने से अधिक ऋण नहीं दे सकते और सी बैंक ने ज़्यादा ऋण उपलब्ध करा दिया लोगों को, तो अल्टीमेटली ये मुद्रास्फीति को बढ़ा रहा है, तो इस बैंक को आरबीआई क्या है दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं चयनात्मक साख नियंत्रण, कि किसी बैंक का या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चयन करके उसको ऑर्डर देना क्या है, चयनात्मक साख नियंत्रण है, ठीक है। अब उसके साथ ही जो है एक और इसमें कैटेगरी आ जाती है कि डायरेक्ट एक्शन या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही का, डायरेक्ट एक्शन या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई का क्या मतलब है कि अगर ये जो डायरेक्ट इसने दिशा निर्देश दिए हैं, आरबीआई ने जो दिशा निर्देश दिए हैं बैंकों को, अगर कोई बैंक उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उन पर क्या है दंडिक कार्रवाई या फिर पेनल्टी लगानी पड़ती है, या फिर उसका कभी कभी लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। तो अगर कोई बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक इंडिया के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो आरबीआई के द्वारा उनके ऊपर दंडिक कार्यवाही की जा सकती है या उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक और चीज है यहाँ पर कि गुणात्मक परिवर्तन में
एक और है नैतिक दायित्व। नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व का क्या मतलब है कि बैंक क्या है, यहाँ पर भी क्या है, जो आरबीआई है समय समय पर बैंकों की मीटिंग बुलाएगी और उनको अपने जो लोगों के प्रति दायित्व है उनसे अवगत कराएगी कि आप अपने, क्योंकि हम जब बैंकों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक बैंक आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। क्या आते हैं? कोऑपरेटिव बैंक या फिर सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का क्या मतलब है कि बहुत सारे सहकारी शब्द जब प्रयोग होता है तो सहकारी का मतलब होता है कुछ लोग मिलकर एक कोई संस्थान बना लेते हैं, तो उसी को हम जैसे हम सरस दूध डेयरी की बात करते हैं। सरस जो दूध डेयरी है वो सहकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ना वो सार्वजनिक उपक्रम है ना निजी उपक्रम है, जबकि जो सरस दूध डेयरी का जो उपक्रम है वो क्या है? कोऑपरेटिव जो है सहकारी। सहकारी का क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलकर जो है किसी उपक्रम को खोलते हैं। इसमें क्या है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इनका उद्देश्य होता है कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो जो सहकारी बैंक है वो क्या है, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जबकि बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक है वो केवल किस पे ध्यान देते हैं? लाभ के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उनको अपने नैतिक दायित्वों का अनुभव कराया जाता है कि जो आप जो इकोनॉमी है उसको समझो और मार्केट में जो लोग हैं उनको निश्चित और सही ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराओ, या फिर जो आपकी नीतियां हैं वो उसको नैतिक कर्तव्यों को अपने समझ के करो। तो इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई बैंकों की मीटिंग बुलवाकर उनको दिशा निर्देश देती है तथा अपने नैतिक दायित्वों का पालन करने के ऊपर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? नैतिक दायित्व आता है। उसके बाद एक और इसमें बिंदु आता है कि क्रेडिट क्रिएशन या फिर साख की राशनिंग। साख की राशनिंग के अंदर बैंक क्या करता है? आरबीआई क्या है कि बैंकों द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है लोगों को, उसकी सीमा का निर्धारण कर देता है कि मतलब इस सीमा से ज़्यादा आपको ऋण नहीं देना है। उससे भी क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे की जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है और उससे भी क्या है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें आरबीआई द्वारा सभी बैंकों की ऋण सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, कि किस बैंक को कितना ऋण दिया जाए। तो आरबीआई क्या है, बैंकों की ऋण सीमा का निर्धारण कर देता है, उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन या फिर साख की राशनिंग। तो दो तरह के परिवर्तन हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी मौद्रिक नीति में। एक तो है क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में हमने पढ़ा और दूसरा क्वालिटेटिव मेथड हमने पढ़े। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड हम क्या बोल रहे हैं कि क्वालिटी में परिवर्तन करना है। क्वालिटी में परिवर्तन कैसे करना है कि एक तो चयनात्मक साख नियंत्रण करना है। चयनात्मक साख नियंत्रण मतलब चयन किया कुछ बैंकों का और उनको दिशा निर्देश जारी किए। दूसरा हम बात कर रहे हैं नैतिक दायित्व के बारे में कि बैंकों की मीटिंग बुलाकर उनको उनके नैतिक दायित्व से अवगत कराया जाता है। तीसरा हमने बोला डायरेक्ट एक्शन या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई में हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई का क्या मतलब है कि जो बैंक आपके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है उस पर दंडिक कार्रवाई करी जाए। ठीक है, एक हमने बोला साख की राशनिंग। साख की राशनिंग का क्या मतलब है
कि जो क्रेडिट है, जो साख है, उसकी राशनिंग की जाती है। उसमें उसकी जो किस बैंक को कितना ऋण देना है, कितना ऋण उपलब्ध कराना है, उसकी सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं साख की राशनिंग। उसी तरह दूसरी बात है, दूसरी तरफ ने क्वालिटेटिव मेथड देखे तो क्वालिटेटिव मेथड में हमने क्या देखा कि जो आरबीआई है वो जो बैंक को क्या पैसा अगर दीर्घकाल के लिए देगी तो उसे हम बोलते हैं बैंक रेट, उसे बैंक रेट कहा जाता है। अगर वो अल्पकाल के लिए देगी तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। और बैंक अगर आरबीआई को जिस दर पर उधार देता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और एक रात की उधारी अगर बैंक को उपलब्ध आरबीआई कराती है तो वो एमएसएफ होता है। एमएसएफ पे एसएलआर की परिसंपत्ति को भी गिरवी रखा जा सकता है। एसएलआर क्या होता है कि बैंक को अपनी कुल जमाओं का कुछ भाग सरकारी प्रतिभूतियों में, बॉन्ड्स में और गोल्ड में रखना होता है, उसी को हम बोलते हैं एसएलआर। और नकद के रूप में जो पैसा रखना है, जो आरबीआई के पास डेली जमा कराना है, उसे नकद आरक्षी अनुपात या सीआरआर कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर सीआरआर को बढ़ा दिया तो बैंकों को अपना पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो उससे भी क्या है, मुद्रास्फीति कम होगी। अगर रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट अगर आरबीआई बढ़ा देता है तो भी क्या है, उससे मार्केट में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था कि हमने बात करी कि किस तरह से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि इस पूरे लेक्चर का रिकॉर्ड नहीं है। नोट लगाकर एक पॉइंट लिखो कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें सीआरआर में वृद्धि की जाती है, एसएलआर में भी वृद्धि की जाती है। जो रेपो दर होती है, रेपो दर, उसमें वृद्धि की जाती है। रिवर्स रेपो रेट जो होती है उसमें भी वृद्धि की जाती है। और बैंक जो रेट होती है उसमें भी वृद्धि की जाती है। तो इससे क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। अब इसका उल्टा अगर मंदी आ जाएगी तो इन सबको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर अपना मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक कंप्लीट होता है और उसके बाद में इन्फ्लेशन की बात करेंगे। इन्फ्लेशन से जुड़ी बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हो गया, और जो फिलिप वक्र है उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।